नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर है 495। देखिए, खबरों के पीछे में हम अपराध की दुनिया की कही अनकही कहानियों में से कोई एक कहानी सुनाते हैं। साथ में बहादुर पुलिस पदाधिकारियों की कहानियां भी सुनाते हैं। यदि खबरों के पीछे के आप नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि अभी बिहार के चर्चित आईपीएस पदाधिकारी विकास वैभव की श्रृंखला चल रही है। आज विकास वैभव श्रृंखला की स्टोरी नंबर 17 है। इसका आशय ये कि विकास वैभव श्रृंखला की शुरुआत हुई खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 479 से। तो देखिए, आज की कहानी बहुत दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि जो होने जा रहा है वह निर्णायक लड़ाई का हिस्सा है। बात रोहतास की होगी, जहां नक्सलियों का पांव विकास वैभव लगातार उखाड़ रहे हैं। साल 2009 की बात है। विकास वैभव नक्सलियों की मांड में घुस चुके हैं और नक्सलियों के वे इलाके जहां उनका ही कब्जा था, वहां पुलिस का आना जाना प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले जनवरी महीने में एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला, जिसमें 1000 पुलिस जवान और पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए थे। कैमूर पुलिस और रोहतास पुलिस को लीड कर रहे थे एसपी विकास वैभव। और 3 दिनों का यह ऑपरेशन, तो 3 दिनों का ज्वाइंट ऑपरेशन यह समाप्त हुआ था धनसा गांव में, जो नक्सलियों का किला माना जाता था। तो विकास वैभव ने यह समझा कि अब तो हम वहां तक पहुंच गए और 26 जनवरी 2009 को रोहतासगढ़ किला फतह की कहानी लिखी गई, जहां पिछले कई दशक से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक प्राचीन रोहतासगढ़ किले पर काला झंडा लहराते थे नक्सली। वहां 26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस के मौके पर विकास वैभव ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा दिया था। तो मान यह लिया गया था कि लड़ाई खत्म होने की ओर है, लेकिन नक्सली हार नहीं माने थे। देखिए, जब रोहतासगढ़ किले पर तिरंगा लहरा गया तो पुलिस लगातार उस इलाके में जाती थी, दिन में जाती थी, शाम को लौट आती थी। रूट को क्लियर किया जाता था। इस बात का पता लगाया जाता था कि कहीं बारूदी सुरंग फिर से तो नहीं बिछाया जा रहा है। तो नक्सलियों की हिम्मत टूटी हुई थी, लेकिन वे अपनी पकड़ ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे। वे एक जवाब देना चाहते थे। विकास वैभव पहले ही हिट लिस्ट में शामिल कर लिए गए थे। तो विकास वैभव को भी इस बात की आशंका थी कि जवाब मिलेगा। तो जवाब कब देंगे नक्सली, इस बात का इंतजार फरवरी महीने में होता रहा। कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस का हौसला चरम पर था। विकास वैभव नक्सलियों को मात देने के लिए लगातार प्रहार कर रहे थे। तो देखिए, मार्च 2009 में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई और तय हुआ कि अप्रैल महीने में सासाराम लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होगा। कई चरणों में चुनाव हो रहे थे। तो नक्सलियों ने यह समझा, नक्सलियों ने यह प्लान तैयार किया कि यदि चुनाव हो गया हमारे कब्जे वाले इलाके में, जिसे पुलिस मान रही है कि हमने तोड़ दिया है, तो फिर हम बचेंगे कहां। तो चुनाव को टारगेट करने का प्लान किया नक्सलियों ने। धनसा उनका सबसे मजबूत किला था, जहां पुलिस कैंप लगा चुकी थी। लेकिन पुलिस के हटते ही धनसा में फिर से नक्सली एक्टिविटी की खबर आती रहती थी। तो चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई और चुनाव होना था 16 अप्रैल 2009 को। तो नक्सलियों ने यह माना कि हमने पिछले कई चुनावों का इतिहास भी कह रहा था कि जिस हिस्से में रोहतास के जिस भूभाग पर नक्सली हैं, वहां पिछले कई चुनाव नहीं हो सके हैं। नक्सली चुनाव के बहिष्कार की अपील करते हैं और इसके बाद वहां कोई वोट देने नहीं जाता है, क्योंकि हुकूमत तो नक्सलियों की ही चलती है। लेकिन इस हुकूमत को इस बार विकास वैभव ध्वस्त कर देना चाहते थे।
तो नक्सलियों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। नक्सलियों का जब कब्जा हुआ था उसके पहले इन इलाकों में रोहतास के डकैतों का एकाधिकार था। वे भी चुनाव को निर्विघ्न नहीं होने देते थे। तो देखिए, अब बिल्कुल निर्णायक लड़ाई है। 16 अप्रैल 2009 को चुनाव होना है। धनसा जो नक्सलियों का इलाका है, वहां चुनाव कराना कठिन काम है। रोहतास पुलिस बल को लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 2 कंपनी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिली है। अब समझ सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जो भारतीय सीमा की रक्षा करती है, दुश्मन देशों से अपने देश की हिफाजत करती है, सबसे मजबूत जवान है। और चुनाव में मुकाबला है। कांग्रेस की मीरा कुमार हैं, बीजेपी से मुन्नी लाल हैं, आरजेडी से ललन पासवान हैं। तब सासाराम में आरजेडी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट भी हो रही थी। और बहुजन समाज पार्टी से गांधी आजाद हैं। तो देखिए, 16 अप्रैल 2009 की तारीख चुनाव होना है। चुनाव नक्सलियों के इलाके में भी होगा, वोट गिरेगा, यह विकास वैभव चाहते हैं। तो धनसा जो नक्सलियों का इलाका, वहां सबसे मजबूत फोर्स बीएसएफ की तैनाती करने का फैसला किया विकास वैभव ने। कोई 3 बूथ हैं और इस 3 बूथ के लिए एक कंपनी बीएसएफ के कमांडर जिनका नाम प्रवीण कुमार, वे भी आए हुए हैं। और बीएसएफ के बहुत ही बहादुर असिस्टेंट कमांडर केसी यादव, जिन्होंने इस चुनौती को कबूला है कि धनसा में चुनाव कराकर ही लौटेंगे, उन्हें ही यहां तैनात किया गया है। तो एक कंपनी फोर्स धनसा के लिए रवाना कर दी जाती है। 14 अप्रैल 2009 की तारीख होती है, जिस दिन बूथों के लिए, जो नक्सली इलाके हैं, वहां के लिए फोर्स की रवानगी होनी है। और भी जो चुनाव में प्रतिनियुक्ति होती है, डिप्लॉयमेंट होता है, इसके लिए विकास वैभव ने पुलिस लाइन में अपना डेरा डंडा डाल रखा है। तो नक्सली इलाके में दिन में ही रवानगी हो गई। फोर्स अब बचा ही नहीं। जहां जितने बूथ थे उनके मुताबिक, संवेदनशीलता के मुताबिक जवानों की रवानगी की जा चुकी है। देखिए, याद रखिएगा, 2 कंपनी बीएसएफ के अलावा रोहतास जिले के पास पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर 2 कंपनी सीआरपीएफ की मौजूदगी भी थी। इन्हें भी अलग अलग संवेदनशील बूथों पर तैनात किया गया था। तो इतनी तैनाती हो गई थी कि एक्स्ट्रा फोर्स नहीं बचा था। तो देखिए, हम जब विकास वैभव की कहानी की पड़ताल कर रहे थे, रोहतास में लोगों से बात कर रहे थे, तो तारीख रात फोर्स वहां बीएसएफ की पहुंच जाती है। ये वो दिन होते हैं जब बिहार के डीजीपी डीएन गौतम होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, कड़क मिजाज के, ईमानदार। लेकिन इन्हीं दिनों में 14 से 16 अप्रैल के बीच उनके घर में एक शादी का समारोह है। इसलिए डीएन गौतम ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर छुट्टी ले रखा है कि यह चुनाव संपन्न होगा, शांतिपूर्ण संपन्न होगा, कोई बाधा नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं, लेकिन हमें घर की खुशियों में शामिल होने दीजिए। तो धनसा में बीएसएफ के जवान पहुंच गए हैं। चुनाव की तैयारी जारी है, चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, कैंप वहां डाला जा चुका है। लेकिन तभी रात को जो कुछ होता है वह तो बहुत भारी है। विकास वैभव अब भी पुलिस लाइन में है। वे चुनाव की अंतिम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। तभी सीआरपीएफ के कमांडर प्रवीण कुमार का फोन आना शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, यह बात हमने पहले भी बताई है कि धनसा नक्सलियों के कब्जे वाला वह इलाका है जहां मोबाइल का नेटवर्क साल 2009 में भी काम नहीं करता था। कोई भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर उधर अपने टावर खड़ा करने को तैयार नहीं था। जिसने कोशिश की उसे नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया।
तो यह मोबाइल नेटवर्क से या संचार के किसी भी दूसरे साधन से बहुत दूर था। तो बीएसएफ की जब कंपनी गई थी तो उन्हें सैटेलाइट फोन दिया गया था, और सैटेलाइट फोन के माध्यम से कमांडर प्रवीण कुमार और बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडर केसी यादव जो वहां तैनात थे, इन दोनों के बीच संवाद हो रहा था। तो प्रवीण कुमार का फोन आया विकास वैभव के पास। ये देखिए, धनसा से जहां हमारी कंपनी तैनात है वहां से बहुत ही बुरी खबर आ रही है, वे आपसे भी संपर्क करना चाह रहे हैं, आप तुरंत संपर्क कीजिए। तो विकास वैभव ने पूछा, क्या हो गया? हमने दिन में ही रूट क्लियर किया था, कोई बारूदी सुरंग नहीं था, नक्सलियों के कदम की छाप नहीं दिखाई पड़ी थी। तो प्रवीण कुमार ने कहा कि वह बात छोड़िए, बारूदी सुरंग तो नहीं मिला, कोई लैंडमाइंस ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन जहां बीएसएफ का कैंप है, जहां जवान है, जहां चुनाव कराया जाना है, वहां नक्सलियों के दस्ते ने धावा बोल दिया है, और बड़ी संख्या में धावा बोला है। चारों ओर से गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है, बेहिसाब गोलियां झोंकी जा रही है। विकास वैभव हैरान, वे तुरंत केसी यादव असिस्टेंट कमांडर से संपर्क साधते हैं। इस बीच केसी यादव असिस्टेंट कमांडर बिहार के डीजीपी डीएन गौतम को भी लाइन पर लेते हैं, जो शादी के समारोह में घर में व्यस्त है। डीएन गौतम डीजीपी का फोन भी विकास वैभव के पास पहुंचता है। केसी यादव बहुत परेशान, बिल्कुल व्याकुल, कह रहे हैं गोलियां चल रही है सर, इतनी गोलियां चल रही है, पूछिए मत, पूछिए मत, चारों ओर से गोलियां ही गोलियां चल रही है, और मेरे सामने एक जवान गिरा पड़ा है, उसे नक्सलियों की गोली लग चुकी है, दूसरे जवान को भी पैर में गोली लगी है, पहला जवान जो गिरा है उसे खींचकर हमने लाया है, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात जो बीएसएफ ने की कि वहां जहां कंपनी थी, जहां बीएसएफ के जवान थे, वहां अंधेरा कर दिया गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि यह एक ऐसा इलाका जहां बिजली का बल्ब पहले जलता ही नहीं था, तो अंधेरा कर दिया गया है। फिर भी नक्सली दूर से ही फायरिंग करते हुए नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला है, लेकिन अंधेरे में किधर कहां टारगेट करें, किसको गोली मारें, यह बात समझ में नहीं आ रही है। केसी यादव असिस्टेंट कमांडर कह रहे हैं विकास वैभव को, एसपी रोहतास को रीइंफोर्समेंट के लिए और फोर्स भेजिए और गोलियां भेजिए, नहीं तो हम सभी यहां मारे जाएंगे। अब समझ सकते हैं कि विकास वैभव की मन स्थिति क्या रही होगी। रात का पहर है और केसी यादव कह रहे हैं एसपी विकास वैभव को, आप तुरंत वहां से चलिए, नहीं तो यहां से कोई भी जवान जिंदा नहीं जाएगा, सभी मारा जाएगा। विकास वैभव धाड़स बंधाते हैं। लेकिन दूसरी परेशानी यह है कि यदि रात में हम इधर से चल देते हैं, फोर्स की भी कमी हो गई है, फोर्स को जहां भेजा जाना था वहां भेजा जा चुका है, पुलिस लाइन में भी इतनी संख्या में और अतिरिक्त जवान नहीं है कि वे अभी धनसा की ओर कूच कर सकें। गोलियों की मांग हो रही है, गोलियां भी नहीं है, क्योंकि हथियारों के साथ जवान जा चुके हैं, चुनाव की ड्यूटी पर लगाए जा चुके हैं। विकास वैभव परेशान। इस बीच फिर केसी यादव का संदेशा, और यह संदेशा तो बहुत ही घातक है। संदेशा यह मिलता है कि नक्सली अब रॉकेट लॉन्चर दाग रहे हैं, एक नहीं दूसरा रॉकेट लॉन्चर भी दाग दिया है, और सीधे बीएसएफ के कैंप को टारगेट किया जा रहा है। विकास वैभव तो अब अबाक हैं, परेशान हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें चलना ही होगा, लेकिन वे केसी यादव को कहते हैं साहस से मुकाबला कीजिए, गोलियां यदि कम पड़ रही हैं तो गोलियां कम खर्च कीजिए, पहले बचाओ कि मुद्रा में आइए, अपने को सुरक्षित कीजिए, और नक्सली दिखाई पड़ रहे हैं तभी गोलियां दागिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से गोलियां मत दागिए। यदि गोलियां दागते रहेंगे, गोलियां खत्म हो जाएगी तो नक्सली चढ़ जाएंगे, फिर जो होगा वह मेरे भी नियंत्रण में नहीं होगा। तो रोहतास के धनसा में नक्सलियों की इस फायरिंग की खबर
पटना से होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और बीएसएफ का हेडक्वार्टर वह भी चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि बीएसएफ के जवान हैं, एक एक जवान अमूल्य है और यहां नक्सलियों की मांद में वे फंस चुके हैं। तो विकास वैभव ने अब पुलिस लाइन को छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक खतरा यह है कि जब नक्सलियों ने इस तरीके से अटैक किया है तो उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होगी कि मदद मांगी जाएगी, अतिरिक्त बल बुलाए जाएंगे, विकास वैभव को आना होगा जो नक्सलियों की हिट लिस्ट में नंबर 1 है। तो इस कारण रास्ते को टारगेट किया गया होगा, क्योंकि जब जल्दी पहुंचना होता है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता ही पकड़ना होता है। विकास वैभव मन को नियंत्रण में करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि वहां पहुंचने के पहले ही एक कंपनी तो लड़ाई में फंसी हुई है, कहीं हम इधर से चले और रास्ते में अंधेरा है, लैंडमाइन से विस्फोट कर हम सभी को उड़ा न दिया जाए। पर परेशानी यह है, केसी यादव कह रहे रात में हेलीकॉप्टर उतारिए और जो घायल जवान है जो सामने गिरा पड़ा है उसे ले जाइए। लेकिन यह कैसे संभव है? रात को हेलीकॉप्टर कैसे टेक ऑफ कर सकता है? रात को हेलीकॉप्टर कैसे वहां पहुंच सकता है? केसी यादव कह रहे हैं हम यहां से आसमान में धुआं पैदा करेंगे, रोशनी पैदा करेंगे, उसको देखते हुए हेलीकॉप्टर आ जाए और घायल जवान को एयरलिफ्ट करा लिया जाए। विकास वैभव समझाते रहते हैं, मन को नियंत्रित कीजिए, डट कर मुकाबला कीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं और फोर्स के साथ आ रहा हूं, जो नक्सली प्रहार कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो विकास वैभव ने अब बिना समय गवाए उधर चलने का फैसला कर लिया। लेकिन रास्ते का खतरा समझ ही रहे हैं, आगे क्या होगा? क्या इस रास्ते में विकास वैभव आगे जा पाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे? जब वे एंट्री वाले रास्ते में घुसते हैं, अभी प्रवेश का रास्ता पकड़ना ही है, तब तक केसी यादव का एक सुखद संदेश आता है। और सुखद संदेश यह है कि नक्सलियों की ओर से गोली चलना बंद हो गया है। विकास वैभव पूछते हैं अब आपके पास कितनी गोलियां बची हैं? तो गोलियों की गिनती तो तुरंत की नहीं जा सकती है, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग हुई है दोनों ओर से। तो विकास वैभव कहते हैं सावधान रहना है, अभी कोई गलती नहीं करनी है, गांव वालों से दूर रहना है सुबह सूर्योदय होने के बाद भी, नहीं तो चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और मैं आ रहा हूं आपके पास, सुरक्षित निकालेंगे, रीइंफोर्समेंट होगा, नक्सलियों के ठिकानों पर हम रेड करेंगे और रास्ते में भी यदि वे मिलेंगे तो मुकाबला होगा। केसी यादव कह रहे हैं जल्दी आइए सर, जल्दी आइए, यहां बहुत परेशान है। तो क्या विकास वैभव जो निकले हैं वहां पहुंच पाएंगे? यह देखने की बात है। और जब चुनाव के पहले ही इस तरीके से बीएसएफ कैंप पर नक्सलियों ने धावा बोल दिया है, तो क्या चुनाव संपन्न हो पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। और यदि चुनाव संपन्न नहीं हुआ तो नक्सलियों की जीत ही मानी जाएगी कि जिन्होंने पिछले कई दशकों से इस इलाके में चुनाव नहीं होने दिया है, इस बार उन्होंने फिर से चुनाव नहीं होने दिया। पर विकास वैभव हार मानने वाले नहीं हैं, वे रास्ते में हैं। अब आगे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, कब पहुंचते हैं, वहां क्या दृश्य दिखता है, यह देखने के लिए, यह जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा कल रात 9 बजे का खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 496 का। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध
कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, कोई संशोधन चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी लिख कर भेज सकते हैं। जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान और आपकी सूचनाओं को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर ले। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे विकास वैभव श्रृंखला की स्टोरी नंबर 18 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।